चलिए, तो बच्चों मैंने आपको लॉ ऑफ सप्लाई लास्ट लेक्चर में शायद पढ़ाया था, इफ पीपल रिमेंबर। और हमने पढ़ा था दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस मार्केट में बढ़ता है तो किसी भी सेलर की विलिंगनेस क्या होती है, ही विल सेल मोर और ही विल सेल लेस। चिल्ड्रन, he will sell more. तो relationship is direct. Why he is going to sell more? He is going to sell more because more बेचने में उसका प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा. So we are least bothered with the price of other commodity that the same seller is selling. हमको इनपुट कॉस्ट से भी कोई लेना देना नहीं है. गवर्नमेंट की पॉलिसी गई भाड़ में, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं. तो अगर मिस्टर मुकेश अंबानी ज्यादा जियो के कनेक्शंस इसलिए बाजार में दे पा रहे हैं क्योंकि उनके टावर्स बड़े एफिशिएंट हैं, सॉरी, दिस इज नॉट लॉ ऑफ सप्लाई. अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आप टेलीफोन इंडस्ट्री में कदम रखते हैं तो आपका 5 साल तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, इसलिए मुकेश अंबानी ज्यादा अग्रेसिव हैं अपनी सर्विसेज देने में, इसलिए वो ज्यादा सप्लाई कर पा रहे हैं टेलीफोन कनेक्शंस मार्केट में, सॉरी, इट इज नॉट लॉ ऑफ सप्लाई. उन्होंने चाइना से सिम कार्ड बनवाने स्टार्ट कर दिए तो उनकी पर सिम कार्ड कॉस्ट इज वेरी लेस, और बाजार में जब 99 रुपीज में कस्टमर को देते हैं तो प्रॉफिट ज्यादा होता है. सॉरी टू से, इट इज नॉट लॉ ऑफ सप्लाई. क्योंकि उनको लग रहा है कि लैंडलाइन फोन को मेंटेन करना कॉस्टली है, मोबाइल फोन को मेंटेन करना सस्ता है, इसलिए वो ज्यादा मोबाइल टेलीफोनी पे ध्यान दे रहे हैं. सॉरी, इट इज नॉट लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई तब होगा व्हेन कॉल रेट्स आर इंक्रीजिंग और रिलायंस जियो या एयरटेल चाह रहा है कि उनको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स मिल जाए. इज दैट क्लियर? तो सिर्फ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी की वजह से, इफ दैट गोज अप एंड वी आर विलिंग टू सेल मोर, इट इज लॉ ऑफ सप्लाई. कमोडिटी का प्राइस कम एंड आर विलिंगनेस टू सेल इज ऑल्सो लेस, दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई. समझ में आ गया? और किसी वजह से होगा बच्चों तो क्या आप उसे लॉ ऑफ सप्लाई बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे. समझ गए इस बात को? चलिए चलते हैं आगे बच्चों. सप्लाई शेड्यूल बना चुके थे, सप्लाई का होमवर्क में दिया गया था, शायद सबने बना लिया होगा, तो थोड़ी सी उस पर बस मार्किंग कर लीजिए ताकि आपको हमेशा चीजें याद रहें. 10 से प्राइस 20 हुआ तो ये 4 से 6 हो गया. फिर ये 20 से 30 हुआ तो ये 6 से 8 हो गया. 30 से 40 होगा तो ये आगे बढ़ जाएगा, एंड सो ऑन. समझ गए इस बात को? चिल्ड्रन समझ गए? मार्किंग कर लीजिए इस पे झटपट फास्ट. वंश जी समझ गए, तुषार जी समझ गई, हार्दिक जी, गीतिका जी गॉट इट? यस सर. यस सर. तो ये तो हम पढ़ चुके हैं. हेडिंग लिखिए बच्चों अपनी कॉपी में, एरियाज वेयर लॉ ऑफ सप्लाई डू नॉट अप्लाई. आई रिपीट चिल्ड्रन, एरियाज oblique situations where law of supply does not apply. खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई. चलिए, तो देर आर सम एरियाज चिल्ड्रन जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई बिल्कुल भी नहीं चलेगा, बाकी हर जगह चलेगा. ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा. आपने डायमंड्स जैसी चीज तो सुनी होगी चिल्ड्रन. आपने लग्जरी कार के बारे में भी सुना होगा चिल्ड्रन. वेरी गुड. आपने आईफोन के बारे में भी सुना होगा. ये चीजें कोई भी बिजनेसमैन बेचना चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है. मान लीजिए कि आपको सेकेंड हैंड कार्स का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो अगर आप सेकेंड हैंड बीएमडब्ल्यू बेचे बच्चों एक कार तो ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, या सेकेंड हैंड मारुति ऑल्टो बेचे तो ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे? सेकेंड हैंड बीएमडब्ल्यू. एक आपने दुकान का नाम सुना होगा बीबीटी, हर्ड चिल्ड्रन? बिग बॉयज टॉयज. ये क्या है सर? ये जो सेकंड हैंड लग्जूरियस कार्स होती हैं चिल्ड्रन, बहुत जगह बिकती हैं हिंदुस्तान में, ये उसका एक सुपर सर्टिफाइड शोरूम है. जैसे मारुति वाले अपनी पुरानी गाड़ी खरीदते हैं और ट्रू वैल्यू के नाम से बेचते हैं, महिंद्रा वाले भी एडवांटेज के नाम से बेचते हैं. हर कंपनी का ऐसा होता है कि भाई आपके पास नई गाड़ी खरीदने का पैसा नहीं है, लो इनकम ग्रुप है, तो आप चलो पुरानी सेकंड हैंड खरीद लो, उस पर भी 6 महीने की वारंटी, नई कार की तरह सर्विसिंग, सब कुछ मिलता है. तो बीबीटी में एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल्स 15-20 लाख रुपए से मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है. वो नई मोटरसाइकिल 50-60 लाख की होती है. एक कार में उस पर देख रहा था, किस कंपनी की थी, जैगवार की थी शायद, 1.5 करोड़ रुपए की सेकंड हैंड गाड़ी थी. तो मैंने सोचा नई कितने की होगी, नई 5.5 करोड़ की थी.
रेंज रोवर इवॉक 5.3 ये ईवी 5.3 करोड़ नई गाड़ी का दाम है। जो सेकंड हैंड थी वो भी 10 साल पुरानी, वो 1.5 करोड़ रुपए की थी। तो अगर आपको सेकंड हैंड गाड़ियां बेचनी है बच्चों, तो मारुति 800 बेचें या लग्जरी कार्स बेचें? लग्जरी कार्स। तो ये जो गुड्स हैविंग सोशल डिस्टिंक्शन होता है चिल्ड्रन, इसका दाम जितना बढ़ेगा, आई रिपीट, दाम जितना बढ़ेगा, सेलर चाहेगा उसको उतना ज्यादा बेचना। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात में गलती क्या हुई है। सर यही तो लॉ ऑफ सप्लाई है, यही लॉ ऑफ सप्लाई है। बट अगर देर आर गुड्स विच आर नॉट ऑफ स्टेटस सिंबल बट दे आर सोशल डिस्टिंक्शन, सर मतलब अब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा बच्चों। एक बहुत पुराना 1895 का क्वीन एलिजाबेथ का कॉइन है बच्चों, और ये कॉइन बहुत ही पुराना है और मार्केट में इस तरह के तो अवेलेबल ही नहीं है। सबको नजर आ रहे हैं? सबको नजर आ रहा है बच्चों? मान लीजिए क्वीन एलिजाबेथ है, कॉइन पे चुड़ैल लग रही है ये, और ये कॉइन मार्केट में इस समय है ही नहीं। इस कॉइन की बिडिंग स्टार्ट होती है। क्या स्टार्ट होती है? बिडिंग। बिडिंग जानते हैं ना, ऑक्शन सेल। क्या चलता कहीं नहीं है? कुछ लोग जिनको शौक होता है एंटीक्स रखने का, वो इसको खरीदेंगे। इसके ऊपर लिखा तो ₹1 ही है, बट ये 40 लाख रुपए में ऑक्शन हो गया। सो बच्चों, बिडिंग में इसका प्राइस तो धमाकेदार तरीके से क्या हुआ, बढ़ गया। बट क्या प्राइस बढ़ने से इसकी क्वांटिटी बढ़ पाई चिल्ड्रन? नो, क्वांटिटी इज रादर फिक्स्ड। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? जैसे जैसे दाम बढ़ेगा वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ेगी। क्या बच्चों एंटीक के केस में ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। दाम तो इसका डेफिनेटली बढ़ेगा, बट क्या इसकी क्वांटिटी बढ़ सकती है? नहीं हो सकती। तो गुड्स हैविंग सोशल डिस्टिंक्शन क्लियर हो गया। तो लग्जूरियस कार्स जिनकी सप्लाई कांस्टेंट है, आई रिपीट, जिनकी सप्लाई कांस्टेंट है, वहां पे जब बिडिंग होती है तो दाम तो बढ़ जाता है बट क्वांटिटी रिमेन्स फिक्स्ड। तो बीबीटी पे, बिग बॉयज टॉयज में, एक जैगवार है चिल्ड्रन 1982 या 72 मॉडल, उसमें तीली वाला टायर है, एसी भी नहीं है, बट है लाखों रुपए की। क्यों? इट्स एन एंटीक है वो। अगर शहर में आ जाएगी वो विंटेज कार, तो सिर्फ आपके पास होगी और किसी के पास नहीं होगी। लोग घूर घूर के देखेंगे। नहीं, रखते हैं लोग, विंटेज कार के शौकीन होते हैं लोग, रखते हैं उसको। तो बजाज सुपर स्कूटर आज तो भाई बहुतों के पास है, बट आज से 50 साल बाद क्या होगा बच्चों? किसी के पास नहीं होगा। समझ में आ गया? मैंने भी काफी टाइम तक अपने पास रखी थी, सोचा म्यूजियम वाले आएंगे पैसा देंगे, बट अभी क्योंकि मार्केट में इतनी ज्यादा है, तो 50 ईयर्स के बाद क्या होगा, वो स्कूटर एक एंटीक बन जाएगा। तो जो मैंने 3,000 रुपए में कबाड़ी को अगर बेचा, तो हो सकता है ये 1 लाख रुपए में कोई मेरे से खरीदने आ जाए। तो प्राइस तो उसका बढ़ रहा है ऑक्शन में, बट क्या क्वांटिटी बढ़ रही है? और लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ेगी। क्या बढ़ रही है बच्चों? नहीं बढ़ रही। तो क्या लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई हुआ? क्या लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ, आप क्या बीच में बकवास कर रहे थे कृष्ण जी? सर मैं कह रहा था कि उसका उल्टा प्राइस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उसकी क्वांटिटी नहीं। तो मैं क्या कुछ चाइनीज या उर्दू बोल रहा था? चलिए बच्चों, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, सर ये क्या होते हैं? अरे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स नहीं जानते आप लोग? बड़ी आसान चीज है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एटसेट्रा। वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन हमारी कंट्री में, मान लीजिए, इन टोटालिटी 10,000 किलो क्विंटल्स है चिल्ड्रन। और फ्रूट्स का लेटस से 40,000 टन क्विंटल्स। अब बाजार में इसका दाम शॉर्टेज की वजह से कितना भी बढ़ जाए बच्चों, कोविड हो गया, लोग कीवी खरीदने लग गए, किसी ने बोला वो कुपोषित भुट्टा खा लो तो सही हो जाएगा, कोई कह रहा है ब्रोकली खा लो तो सही हो जाएगा, तो इस तरह से मार्केट में दाम इसका बढ़ेगा। क्या किसान बेचारा चाह के भी फलों की या सब्जियों की सप्लाई बढ़ा सकता है? नो। क्यों नहीं बढ़ा सकता? डिपेंडेंट ऑन नेचर। तो प्राइस कितना भी बढ़ जाए बट क्वांटिटी कैन नॉट बी चेंज्ड। तो यहां पे बिडिंग की वजह से हुआ
और यहाँ नेचर की वजह से हुआ। तो अगर मैंगो का प्राइस बढ़ जाए, और मैंगो का सीजन जब जून एंड में लगभग खत्म हो जाएगा चिल्ड्रन, बारिश के बाद लगभग खराब होने लग जाता है मैंगो, तो मैंगो का दाम बढ़ रहा है क्योंकि मार्केट में शॉर्टेज चल रहा है। क्या किसान कोई भी मैंगो की पैदावार बढ़ा सकता है? नॉट एट ऑल। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर देयर जहां पे प्राइस तो बढ़ेगा बच्चों, बट कोई भी फार्मर, कोई भी वेजिटेबल वेंडर, कोई भी फ्रूट सेलर कोल्ड स्टोरेज में जितना रखा है बस वही बेच पाओगे, उससे ज्यादा नहीं बेच पाओगे। पीपल अंडरस्टूड दिस एंड व्हाई डज इट हैपन? सो ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि ये सीजनल प्रोडक्ट्स है, ये डिपेंड करते हैं क्लाइमेट पे। तो जब तक वो क्लाइमेट फिर से नहीं आएगा आप इसको बढ़ा के नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे। इरेगुलेटरी प्रोडक्शन तो नहीं बोल सकते, ऐसा थोड़ा है कि आम साल में 3 बार उगेगा, सिर्फ एक बार ही फसल आती है। और जो भी आपको चीजें 2-4 बार या साल भर अवेलेबल होती है, मैं आलू की बात नहीं कर रहा हूं, वो सो कॉल्ड ओरिजिनल फार्म पे उगाया हुआ नहीं होता, वो हाइब्रिड प्रोडक्ट होता है, तो इसलिए आपको खाना भी नहीं चाहिए। नहीं, इंजेक्शन दे के नहीं बनाते उसको, हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। चलिए, पेरिशेबल प्रोडक्ट, चलिए ठीक है, बस मैं भी वाइंड अप ही करने वाला हूँ थोड़ी देर में। आपकी इंग्लिश की क्लास तो, अच्छा सर टाइम चेंज करते रहते हैं इस तरह से, 1-2 बार आप क्लास गोला मार दीजिए अंग्रेजी की, तब सर सुधर जाएंगे आपके। चलिए जाइए, जाने वाले कौन रोक पाया है। पेरिशेबल प्रोडक्ट क्या होता है चिल्ड्रन? पेरिशेबल प्रोडक्ट इज अगेन आई कैन से ईटेबल्स। पेरिशेबल प्रोडक्ट इज व्हाट चिल्ड्रन? ईटेबल्स। अब ईटेबल्स में सबसे बड़ा आपको खतरा क्या नजर आ रहा है बच्चों? ईटेबल्स में सबसे बड़ा खतरा क्या नजर आता है किसी भी शॉपकीपर को? सर वो यस, खराब हो जाते हैं। दे मे गेट रॉटन। रॉटन का मतलब सड़ जाएंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया, सड़ जाएंगे। तो अब अगर ईटेबल्स का प्राइस बाजार में लेटस से था, मान लेते हैं 10 रुपए, और हम 150 यूनिट बेच रहे हैं, अभी भी प्राइस 10 रुपए है, हमको लग रहा है कि ये सड़ ना जाए, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बेचकर दुकान समेट के चले जाएंगे बच्चों। तो मार्केट में क्वांटिटी सप्लाइड इज इंक्रीजिंग बच्चों। लॉ ऑफ सप्लाई में ऐसा ही होता है, क्वांटिटी सप्लाइड गोज अप, बट व्हाई डज इट गो अप? प्राइस गोज अप। क्या बच्चों प्राइस अप हो रही है? नॉट एट ऑल। तो व्हाट डिड वी हैपन टू स्टडी इन गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन चिल्ड्रन? द प्राइस rises but quantity is fixed. प्राइस बढ़ेगा बच्चों, बट क्वांटिटी वुड रिमेन फिक्स्ड। खोपड़े में बात गई। इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स क्या होगा? आपका प्राइस कितना भी बढ़ जाए, क्या बेचारा किसान उसको और प्रोड्यूस कर सकता है? नहीं कर सकता। हेयर व्हाट इज हैपनिंग चिल्ड्रन? क्वांटिटी सो कॉल्ड में rise even at what is called as fixed prices. Understood why children? क्योंकि अगर हम इंतजार करेंगे कि स्टोर कर लें और कल को तब बेचें जब दाम बढ़े, तब तक पता लगाओ सब्जी सड़ गई पूरी की पूरी। खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन? खोपड़े में बात गई। तो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि प्राइस फिक्स रहे तब भी सप्लाई बढ़ सकती है, क्वांटिटी फिक्स रहे इवन प्राइस बढ़ने पे। तो प्राइस बढ़े बट क्वांटिटी रिमेन सेम, प्राइस सेम रहे एंड क्वांटिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो क्या लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई हुआ? तो लॉ ऑफ सप्लाई तब अप्लाई होगा जब दोनों बढ़े या दोनों घटे। तो यहां पे क्यों नहीं अप्लाई हो पा रहा? ये ऐसे गुड्स हैं जिनका दाम तो बिडिंग में बढ़ रहा है, बट दुनिया में उसकी और कोई क्वांटिटी है ही नहीं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जितना भी दाम बढ़ा लीजिए, मार्केट में जो प्रोड्यूस्ड सब्जी है, फल है, वो तो बड़े दाम पे बिकेगा, बट क्या आप और पर्टिकुलर प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे? नहीं बढ़ा पाएंगे। इन केस ऑफ पेरिशेबल प्रोडक्ट, आप सोच रहे हैं दाम बढ़े तो मैं मार्केट में और बेचता हूं, बट तब तक पता लगा सामान ही सड़ गया, तो आपने बिना प्राइस बढ़े क्वांटिटी को बढ़ा दिया। और लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? क्वांटिटी तब बढ़े जब प्राइस बढ़े। समझ गए इस बात को चलन? पक्का? क्वेरीज एनी? बोलिए बोलिए बोलिए, क्वेरीज? हाँ हाँ, तो लिमिटेड ही तो मैंने फिक्स लिखा है, आप एक सिनोनिम बोल दीजिए। समझ में आ गई ये बात?
नहीं, मार्केट इक्विलिब्रियम वही बाद में आएगा, अभी कहाँ पढ़ा हमने मार्केट इक्विलिब्रियम? सर वहाँ जो पढ़े, वहां जो पढ़े थे वहां भूल जाइए, वहां पे जो पढ़ रहे थे, जो यहाँ पढ़ रहे हैं उसको यहाँ पे ध्यान रखिए। पता लगा मौसी की शादी में चाची की एनिवर्सरी मना दी है, चाची भी चप्पल मारेंगी, मौसी भी लात मारेंगी। ये कृषिव जी हमारी क्लास में, इनकी दिमागी स्थिति सही रहती नहीं है थोड़ी सी। चलिए भाई, डन दिस। पता नहीं किस कॉन्सेप्ट को कहाँ गुजर देते हैं भाई। सप्लाई अलग है, मार्केट इक्विलिब्रियम अलग है, अलग अलग पढ़ेंगे तभी अलग अलग रहेंगे। बाल भी मैगी की तरह है, सब लपट गया आपस में। समझ गए बच्चों? तुषार जी समझ गई, गीतिका जी समझ गई, हार्दिक जी, वंशी समझ गए? यस सर। पिक्चर अभी बाकी है बच्चों, और पिक्चर में एक नया कॉम्पोजिशन आने वाला है। शुड आई हाइड दिस? सबने लिख लिया होगा तो चलिए, राइट डाउन चिल्ड्रन द नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, लेबर सप्लाई। सर ये क्या होता है? बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है। टेक एन एग्जाम्पल कि भाई आप कहीं जॉब पे गए, नंबर ऑफ आवर्स आपको काम करके देना है। रेडी एवरीबॉडी चिल्ड्रन? स्टार्टिंग में आपकी जो सैलरी थी ना बच्चों, वो बड़ी कम थी, दैट वाज 10,000 पर मंथ। काम आपसे कराया जाता था कम से कम 12 आवर्स, क्योंकि आप न्यू एम्प्लॉय थे और जो बोला जाता था वैसा करते थे। खोपड़े में बात गई। अब थोड़ा सा प्रमोशन हो गया है, आपकी सैलरी हो गई 14,000 चिल्ड्रन, और काम भी आपसे नालायक ज्यादा करवाने लग गए। भाई तनख्वाह बढ़ी है तो काम तो करोगे ही करोगे। उसके बाद आपकी सैलरी और बढ़ गई, क्योंकि आपका प्रमोशन हो गया है। क्या हो गया है? प्रमोशन। थोड़ा मैनेजरियल जॉब में आप आ गए, पहले लेबर छाप काम करते थे, तो आपके काम करने के जो आवर्स हो गए चिल्ड्रन, दैट हैज बीन रिड्यूस टू 8 आवर्स। अब आपकी सैलरी कम होके 12,000 हो गई है, और आप रिटायर हो गए हैं, और अब आपके पास सिर्फ आटा दाल चावल लाने वाला काम है, दैट इज 2 आवर्स। तो बच्चों इस वेजेस को हम बोल दें प्राइस, और नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स को बोल दें व्हाट? क्वांटिटी। 10,000 प्राइस था आपका, आप 12 घंटे काम करते थे। 14,000 प्राइस हो गया, आप 15 घंटे काम कर रहे हैं। लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई हो रहा है। बट अगर मैं इस बीच वाले को मिस कर दूं चिल्ड्रन, सीनियर पोजीशन पे आप आ गए, आपकी तनख्वाह तो बढ़ गई है बट आप काम कम कर रहे हैं, तो यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है चिल्ड्रन? प्राइस राइजेस बट क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ वर्क हैपेंस टू बी व्हाट चिल्ड्रन? फॉल्स। तो लेबर सप्लाई में ऐसा होता है चिल्ड्रन, लेबर सप्लाई में ऐसा होता है। खोपड़े में बात गई कि स्टार्टिंग में आपको कम काम करने को बोला जा रहा है कि ज्यादा काम करने को बोला जा रहा है चिल्ड्रन? ज्यादा काम बट पैसे कम थे। आपका प्रमोशन हो गया, आपकी सैलरी बढ़ गई, और आप काम कम कर रहे हैं। खोपड़े में बात गई चलन? तो यहां पे मैं सो कॉल्ड लिख लेता हूं ब्रैकेट में, प्राइस राइजेस बट क्वांटिटी ऑफ वर्क फॉल्स। एनी डाउट्स? मैनी डाउट्स चिल्ड्रन? चौथा पॉइंट क्लियर हो गया? चौथा पॉइंट क्लियर हो गया, पक्का कंफर्म? चलें आगे, झटपट इसको लिख लें बच्चों, वेरी क्विकली वेरी क्विकली। लेबर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए बी क्विक। चलिए बच्चों, सो गुड्स हैविंग सोशल डिस्टिंक्शन बाय एक्सक्लूसिव कॉइन्स, दाम बढ़ता जाएगा। आपकी मम्मी कह रही है धनतेरस पे 50 सिक्के लेके चले आओ, शॉपकीपर कह रहा है एक तो पहले दाम बढ़ा हुआ है धनतेरस की वजह से, डिमांड ज्यादा है। क्यों दाम बढ़ा है? क्योंकि इसकी सप्लाई और ज्यादा है ही नहीं। तो आप कितना भी पैसा शॉपकीपर को देने को तैयार हो जाए बच्चों, क्या वो आपको ज्यादा सिक्के दे पाएगा? हाँ सर, इंडिया में दे देते हैं लोग, डुप्लीकेट सिक्के बनाते हैं इस तरह के, चाय पत्ती वाले पानी में उसको भिगोते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं, थोड़ा सा पुराने टाइप का देखने में लगने लग जाए। अच्छा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, चलिए खैर मेरे को इतना नहीं पता। इस तरह की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं ताकि देखने में बहुत पुराना लगे, बट रियलिटी में पुराना होता नहीं है। ठीक। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जितना भी दाम बढ़ जाए, क्या किसान या फल वाला ज्यादा बेच पाएंगे बच्चों? बिल्कुल नहीं बेच पाएंगे। व्हाट इट? पेरिशेबल प्रोडक्ट, दूध वाला कह रहा है कि दूध अभी मत बेचो, बाद में बेचूंगा जब दाम बढ़ेगा। पता लगा दूध एकदम सड़ के पनीर बन गया, फट गया दूध, फेविकोल मत मिला दीजिएगा उसके अंदर। अंडरस्टूड दिस? चलिए
इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई में क्या डिफरेंसेस होते हैं बच्चों? बहुत सिंपल है, एक कंज्यूमर होगा और मार्केट में एक कमोडिटी होगी तो इंडिविजुअल डिमांड था। वैसे ही बच्चों अगर एक सेलर होगा और क्वांटिटी वो बेचना चाहेगा डिफरेंट प्राइसेस पे तो वी कॉल इट एज व्हाट? इंडिविजुअल सप्लाई। बट जब ढेर सारे सेलर्स होंगे मार्केट में और वो एक ही प्रोडक्ट बेचना चाहेंगे तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? मार्केट सप्लाई। तो इट इज वन कमोडिटी एंड वन सेलर। क्या बोलेंगे आप बच्चों? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल supply. And when there is one commodity, children, and many sellers, we happen to call it as what? Market supply. समझ गए? डेफिनेशन लिख लें फास्ट। चलिए बच्चों, ए बी सी एंड इन सबका कर दिया हमने टोटल बच्चों। सो इफ आई कंसिडर प्राइस विद एज सप्लाई इट इज इंडिविजुअल, price with B's supply it is also individual, price with C's supply it is also individual। बट बच्चों प्राइस के साथ सबको जब कंपेयर कर लेंगे तो क्या बनेगा? मार्केट सप्लाई। तो आप इसको नोट डाउन करेंगे और आपका होमवर्क है 3 अलग अलग सप्लाई ग्राफ बनाएंगे आप। सप्लाई का 3 अलग अलग, एक प्राइस का और ए का, एक प्राइस का और बी का, और एक प्राइस का और सी का। और उसके बाद आप एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें ए बी सी तीनों का टोटल। एक ही ग्राफ में 4 मत बना दीजिएगा, समझ में आ गया? पॉपुलेटेड ग्राफ नहीं चाहिए। जो बनाना है वैल्यूज। नहीं नहीं नहीं, वैल्यूज तो सामने मैंने बोला ना आपको कि आप इसको कंटेंट को कॉपी करें और आपका होमवर्क है यहाँ पे आप 3 अलग अलग ग्राफ बनाएंगे, प्राइस विद ए, प्राइस विद बी एंड प्राइस विद सी रिस्पेक्टिवली। और चौथे ग्राफ में प्राइस के साथ टोटल रहेगा। इज दैट क्लियर? नोट डाउन कर लें। चलिए बच्चों, सो 3 ग्राफ बनेंगे बच्चों, सबको समझ में आ गया भाई? चलिए, तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या होता है? वेयर डिफरेंट प्राइसेस at which the various quantities of a commodity are to be supplied by an individual seller are represented is called as individual supply curve. But when a graphical presentation shows various prices at which various sellers are willing to sell the quantities of a commodity, याद रखिएगा बच्चों, कमोडिटी दोनों केसेस में एक होती है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं what is the similarity between individual supply, market supply? What is the similarity between individual supply schedule and market supply schedule? What is the similarity between individual supply curve and market supply curve? तो हर जगह जो आपकी कमोडिटी है बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है। वन कमोडिटी वन सेलर तो इंडिविजुअल, वन कमोडिटी मेनी सेलर्स तो मार्केट, और मेनी कमोडिटी मेनी सेलर आ गया तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट सप्लाई हो जाता है। वो यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे नहीं है। तो पूरे बाजार में आईफोन 14 बिक रहा है, इट इज मार्केट सप्लाई। एक दुकानदार आईफोन 14 बेच रहा है, दूसरा आईफोन 15 बेच रहा है, तीसरा फिर आईफोन 14 बेच रहा है, इट इज इंडिविजुअल। आईफोन 14, 15, 16 बिक रहा है, नोकिया का फोन बिक रहा है, सैमसंग बिक रहा है, एक्सेसरीज बिक रही है, ईयरफोन बिक रहा है, कैमरा बिक रहा है, लेंस बिक रहा है, कवर बिक रहा है, टेम्पर्ड बिक रहा है, सब बिक रहा है, तो इट इज एग्रीगेट सप्लाई। समझ में आ गया? वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे आप। ओके चलिए, तो 3 सप्लाई कर्व नजर आ गए बच्चों सबको? तो ये 3 आपको अलग अलग बनाने हैं। इज दैट क्लियर? तो डिमांड हमेशा सो कॉल्ड नजर आता है ऐसे, सप्लाई हमेशा नजर आएगा ऐसे। तो आपने शाहरुख खान जी को देखा, वो ऐसे करते हैं ना हमेशा। तो जो हाथ ऊपर जा रहा है ये सप्लाई और जो नीचे आ रहा है वो डिमांड। मैंने उनको पढ़ाया था बेसिकली, तभी उन्होंने ये सीन बना दिया। लॉजिक अंडरस्टूड? याद कैसे रखना है? स्कूल जब जाते हैं तो आप सो कॉल्ड ऊपर की तरफ स्टेयरकेस चढ़ते हैं तो इट इज कॉल्ड एज सप्लाई। यू आर गोइंग टू सप्लाई योर टैलेंट टू योर टीचर्स। और जब स्कूल की छुट्टी होती है तो सीढ़ी से आप नीचे उतरते हैं, इट इज डिमांड टू ट्रेवल ऑन द बस, थ्रू ओन कार, थ्रू ओन व्हीकल। अभी भी नहीं समझे? चलिए एक बात और समझे, चुरमुरा होता है, चुरमुरे के कोन को आपने ऐसे उल्टा, डिमांड। इज दैट क्लियर और नॉट? तो अपवर्ड राइजिंग है तो सप्लाई, डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो डिमांड। लॉजिक अंडरस्टूड? चलिए, किसी ठाकुर के घर में ऐसे तलवार आपने देखी होगी बच्चों, होता है ना? तो ये लेफ्ट वाली जो है ये डिमांड थी और जो राइट वाली है ये सप्लाई। हाँ, जहां मिलती है वो
इक्विलिब्रियम, और सेंटर पॉइंट पे कील ठोकेंगे, नहीं तो थोड़ा दाएं बाएं चला जाएगा। समझ में आ गया? पक्का? चलिए आगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या होते हैं? सर वही चीज बार बार हमको पागल बना के पढ़ाई जाती है, और क्या, जो सप्लाई फंक्शन में आपने पढ़ा था चीजें वही है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई बोले बच्चों, और वी कॉल इट एज फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। बात एक ही है बच्चों। जब आप इसको एल्जेब्रिकली लिख देते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है? सप्लाई फंक्शन। नहीं समझे बात को? तो अगर मैं बोलूं ये वो फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे हमारी कमोडिटी की सप्लाई बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। इट विल गो अप और इट विल गो डाउन, इवन समटाइम्स इट रिमेन्स कांस्टेंट, वी कॉल इट एज डिटर्मिनेंट्स। फैक्टर्स बोले तो अगेन डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं चिल्ड्रन। और अगर आप इन चीजों को कोडिंग करके एल्जेब्रिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दें तो उसको नाम क्या दे दिया हमने? सप्लाई फंक्शन। तो जब उगी तो फसल, कटी तो गेहूं, हल्की मैश हुई तो दलिया बन गया, ज्यादा मैश हुई तो आटा, और उसको निपटा दिया तो मैदा। तो किसी से लड़ाई हो, थोड़ा कम आपको उसको मारना पीटना है, कहिए दलिया बना देंगे अभी, मतलब दो चार झापड़ में छोड़ देंगे। अभी तो हम आटा बना देंगे, मतलब तुम उठने लायक नहीं रहोगे, फ्रैक्चर हो जाएगा। तो हम मैदा बना देंगे, मतलब धारा 307। समझ में आ गया? चलिए डन दिस चिल्ड्रन, लिख लिए झटपट फास्ट, झटपट फास्ट लिख लीजिए इसको। समरी में समझा देता हूं फिर आगे समझाऊंगा। मार्केट में आईफोन का दाम बढ़ रहा है, एप्पल वुड लाइक टू सेल इट मोर और लेस चिल्ड्रन? मोर। आईफोन का दाम घट रहा है, एप्पल वुड लाइक टू सेल इट लेस, क्योंकि दाम गिरेगा तो बेचारों का प्रॉफिट गिरेगा, दाम बढ़ेगा तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। मिनट मेड और कोक, दो बेवरेजेस कोको कोला वाले बनाते हैं। अगर मिनट मेड का प्राइस ज्यादा है तो वो किसे कम बेचेंगे? कोक को, क्योंकि कोक का दाम घट रहा है, बाजार में उतना पैसा नहीं मिल रहा उनको, तो किसे ज्यादा बेचेंगे? मिनट मेड। एतिहाद एयरलाइंस नाम तो सुना ही होगा, दे हैव इकोनॉमी क्लास एंड दे हैव बिजनेस क्लास। अगर बिजनेस क्लास वाली टिकट महंगी बिकती है तो वो किस क्लास के टिकट को बेचने में कम इंटरेस्टेड होंगे? बिजनेस क्लास का टिकट महंगा बिकता है तो बिजनेस क्लास के टिकट को बेचने में कम इंटरेस्टेड होंगे। ये उज्जवल जी ने जवाब दिया है। मैं कह रहा हूं बिजनेस क्लास का टिकट महंगा बिकता है तो वो किस क्लास के टिकट को कम बेचेंगे? इकोनॉमी। ऋषि जी के बगल में असल में बैठे, दिमागी स्थिति इनकी भी गड़बड़ा गई है, खोपड़े में बात गई। तो मान लीजिए कि आपके स्कूल में साइंस वाले बच्चों की फीस ज्यादा है और इकोनॉमिक्स वालों की कम, स्कूल ज्यादा किन बच्चों को एडमिशन देना चाहेगा? साइंस वालों को। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मैं पहले कमोडिटी बनाता था 8 रुपए की और 11 में बेचता था, व्हाट इज माय प्रॉफिट? 3। अब रॉ मटेरियल पहले चाइना से आ रहा था, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पे बैन लगा दिया, हमको रशिया से खरीदना पड़ रहा है, हमारी कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट बढ़ गई। 8 का बनता था, 11 में बिकता था, अब बच्चों बनी 10 रुपए में रहा है। बाजार में तो कोई सिंपैथी फैक्टर होगा नहीं हमारे साथ, कोई हमको सिंपैथाइज करके ज्यादा कमोडिटी तो हमसे महंगे प्राइस में खरीदने नहीं वाला। तो जब आप कमोडिटी को बनाते थे 8 रुपीज में and used to sell at 11, your cost price was 8 and selling price was 11, कितना प्रॉफिट कमाते थे बच्चों? 3 रुपी। अब आपकी कॉस्ट प्राइस ही बस बढ़ गई है और 10 रुपए हो गई, सेलिंग प्राइस स्टिल 11 है चिल्ड्रन, अब आपका प्रॉफिट कितना है? तो वी वुड लाइक टू सेल लेस और वी वुड लाइक टू सेल मोर लेस, क्योंकि हमारा प्रॉफिट कम हो गया। हम वेट कर रहे हैं कि दाम बढ़ना चाहिए मार्केट में, तब हम ऑफर ज्यादा करेंगे। तो जब रिसेशन होता है बच्चों मार्केट में, शॉपकीपर बेचारा दुकान खोल के तो बैठता है, बट भगवान से एक ही चीज मांगता है कि ज्यादा कस्टमर ना आए, क्योंकि अगर ज्यादा आए और सब खरीद के ले गए तो कल को जब प्राइस बढ़ के प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा तो हम उस अपॉर्चुनिटी को लूज कर चुके हैं। समझे बात को चिल्ड्रन? बच्चों बात समझ गए? कमोडिटी की कॉस्ट प्राइस 9 रुपए, टैक्स इज 0, योर मैन्युफैक्चरिंग cost sounds to be ₹9, selling price is 14, how much profit do you earn children? 5। भारत सरकार ने पॉलिसी बनाई और इस प्रोडक्ट पे टैक्स लगा दिया 4 रुपए का,
अब हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी हो गई बच्चों? 13। बिक रही है अभी भी बाजार में 14 में। हमारा प्रॉफिट कितना हो गया रिड्यूस होके? 1 रुपी। क्या सेलर ज्यादा बेचना चाहेगा? बिल्कुल नहीं बेचना चाहेगा, क्योंकि बेचारे का प्रॉफिट कम हो रहा है। ओल्ड मशीन दिन भर में 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है बच्चों। द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन इज प्रोड्यूसिंग 45,000 यूनिट्स इन अ मंथ। योर सप्लाई वुड इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। व्हाई इट इज गोइंग टू इंक्रीज चिल्ड्रन? क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई। तो अगर आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है तो आपकी सप्लाई ज्यादा, बकवास टेक्नोलॉजी है तो सप्लाई कम। सॉरी, ये लॉ ऑफ सप्लाई नहीं है। टैक्स सरकार ने बढ़ा दिया, आप कम बेचना चाहेंगे क्योंकि आपका प्रॉफिट गिरेगा। सरकार आपको सब्सिडी दे दे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। सरकार कह रही है 9 रुपए का सामान है, 1 रुपए हम तुमको दे देंगे, चलो, तो आपकी कॉस्ट कितनी आएगी? सिर्फ 8 रुपी। कितनी आएगी? 8। तो आपका प्रॉफिट 14 रुपए में सामान बेच के कितना हो जाएगा? 6। योर सप्लाई वुड इंक्रीज। आप ज्यादा बेचना चाहेंगे, बट अगेन चिल्ड्रन दिस इज नॉट लॉ ऑफ सप्लाई। 8 का बना के 11 में बेच रहे थे, 3 कमा रहे थे। अब बन रहा है 10 रुपए में, 11 में बिक रहा है, कितना कमा रहे हैं? 1। इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो गए। वी वुड लाइक टू सेल लेस। बट अगर ये 8 रुपए का सामान कल को 5 रुपए में ही बनने लग जाए और बाजार में बच्चों 11 में बिके, व्हाट इज योर प्रॉफिट? 6 रुपी। यू वुड लाइक टू सेल मोर और लाइक टू सेल लेस? मोर। बट बच्चों स्टिल ये लॉ ऑफ सप्लाई नहीं है। मिनट मेड महंगा था इसलिए कोक कम बिक रही है, मिनट मेड सस्ता हो गया इसलिए कोक ज्यादा बिक रही है। सॉरी, ये भी लॉ ऑफ सप्लाई नहीं है। तो लॉ ऑफ सप्लाई सिर्फ यहां पे होगा। ये क्या होगा? अदर फैक्टर्स। कृपया करके हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, इसको एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई ना बोल दीजिएगा। दीज आर अदर फैक्टर्स। तो लॉ ऑफ सप्लाई का फैक्टर अलग है, अदर फैक्टर्स अलग हैं, एक्सेप्शन एकदम ही अलग है। समझ में आ गई बात? चलो, Yes. पक्का? चलिए, तो इन एग्जाम्पल्स को आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। रिमेनिंग वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।